इससे पता चलता है कि इनका संस्कार क्या है। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना है? आने वाले समय में अगर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम अलग हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। लोग जो हमारे विरोधी हैं, ये दरअसल जो सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, उन्हीं सीटों पर ये खुशफहमी में है कि हम जीत जाएंगे, बाकी सीटों पर हार जाएंगे। इसका मतलब मान लिया। ये मुकाबला एक तरफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार है। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में एनडीए को टक्कर देने के लिए जो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट महागठबंधन बना रही थी, बीच चुनाव में वो बिखरता टूटता दिख रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति न बन पाने के कारण 12 विधानसभा सीटों पर टकराव के हालात सीधे तौर पर बने हैं। कहीं आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं तो कहीं लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में आमने सामने की टक्कर है। अब हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे को ही चुनौती दे रहे। इस बीच महागठबंधन में फूट तब खुलकर उजागर हो गई जब कांग्रेस और आरजेडी पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव न लड़ने का फैसला किया। सवाल है कि क्या बिहार में महागठबंधन टूट गया या टूट जाएगा? क्या महागठबंधन में घमासान से एनडीए को सीधा फायदा पहुंच पाएगा? और सवाल यह भी है कि जब महागठबंधन के नेता ही आपस में लड़ेंगे तो एनडीए को टक्कर आखिर कैसे देंगे? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वारसलीगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मंटन सिंह आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी को चुनौती दे रहे हैं। नरकटियागंज सीट से कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे और आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव आमने सामने हैं। वहीं सिकंदरा में मुकाबला आरजेडी के उदय नारायण चौधरी बनाम कांग्रेस के विनोद चौधरी के बीच हो गया है। यानी बिहार में चुनावी घमासान के बीच एकजुटता का दावा करने वाला महागठबंधन बिखरता दिख रहा है। कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए। अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है? अरे सीट बंटवारे पर अगर कुछ सीटों पर हमारे दोनों उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के भी आरजेडी के भी, तो मुकाबला हो जाएगा। वहाँ जो जीतेंगे वो हमारे महागठबंधन के होंगे। ये लोग जो हमारे विरोधी हैं, ये दरअसल जो सीटें जहाँ पर फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, उन्हीं सीटों पर ये खुशफहमी में है कि हम जीत जाएंगे, बाकी सीटों पर हार जाएंगे। इसका मतलब मान लिया। आरजेडी भी मान रही है कि कई जगहों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट है और महागठबंधन में ये स्थिति सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही नहीं बल्कि वीआईपी और आरजेडी के बीच भी है। चैनपुर से वीआईपी प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद और आरजेडी उम्मीदवार ब्रजकिशोर बिना आमने सामने आ गए हैं। वहीं बाबू बरही सीट से वीआईपी के बिंदु गुलाब यादव और राजद प्रत्याशी अरुण कुशवाहा की टक्कर है।
इतना ही नहीं, बिहार की 4 विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां मुकाबला कांग्रेस और सीपीआई के बीच है। बछवाड़ा में मुकाबला कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास बनाम सीपीआई के अवधेश राय के बीच हो गया है। करगहर सीट से कांग्रेस के संतोष मिश्रा और सीपीआई के महेंद्र गुप्ता के बीच लड़ाई है। बिहार शरीफ सीट से कांग्रेस के उम्मेद खान और सीपीआई के शिव कुमार यादव आमने सामने हैं। इसके अलावा राजा पाकर में मुकाबला कांग्रेस की प्रतिमा दास बनाम सीपीआई के मोहित पासवान के बीच हो गया है। यानी साफ है कि महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही टकरा रहे हैं। एनडीए को चुनौती देने के बजाय एक दूसरे से ही फाइट कर रहे हैं। महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो सरकार क्या चलाएगी? और उन्होंने अपना चेहरा मतदाता को दिखा दिया कि हम सीट का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, तो सरकार चलाने का उसको कोई हक नहीं है। बीजेपी विकास पर बात करे ना, 16 साल उन्होंने क्या किया बिहार में, युवाओं की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर बात करें ना। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना। महागठबंधन में मचे संग्राम के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से बाहर होने का फैसला करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। जेएमएम का सीधा आरोप है कि आरजेडी और कांग्रेस ने गठबंधन में उन्हें उचित भागीदारी सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया। देखिए, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। बीच चुनाव महागठबंधन का कुनबा बिखरता जा रहा है, सहयोगियों का साथ छूट रहा है। सवाल है कि जब साथ नहीं रहेंगे तो एनडीए को टक्कर कैसे देंगे, आपस में ही लड़ेंगे तो बिहार कैसे जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल तो फ्रेंडली फाइट हो रही है, ये तर्क दिया जा रहा है, लेकिन अजीब सा तर्क है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। संगीता सिंह हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है संगीता आपका। नदीम अंसारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है नदीम आपका। प्रियदर्शी रंजन, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है प्रियदर्शी आपका। श्याम किशोर चौबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है श्याम आपका। गजानंद शाही जी हमारे साथ, पूर्व विधायक हैं बरभीगा से, बहुत स्वागत है गजानंद जी आपका। और नीलकमल मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नीलकमल, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। गजानंद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। नीलकमल, दीपावली कमोवेश अब खत्म हो गई, हालांकि कुछ जगहों पर अभी मनाई जा रही है, तो पटाखों की थोड़ी बहुत धूम या गूंज आ रही है, लेकिन महागठबंधन के अंदर की जो पटाखे हैं उनकी आवाज लगातार सुनाई दे रही है। बिल्कुल लगता है कि ये चुनाव जब खत्म होंगे उस समय तक महागठबंधन के अंदर के धमाके सुनाई देते रहे। जो स्थिति बनी हुई महागठबंधन के अंदर, जिस तरह के पटाखे चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं चुनाव मैदान में और कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट है। जब फाइट ही कर रहे हैं तो फ्रेंड कहां से हो गए? अगर लड़ाई ही है जब, तो फ्रेंड कहां से हो गए? तो इसको फ्रेंडली फाइट कैसे नाम दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि पहले उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर डोरे डालने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, और आज पप्पू यादव ने खुला ऑफर दिया है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी नीतीश कुमार को। लिहाजा अगर वो इधर आ जाते हैं तो कांग्रेस भी उनको सम्मान करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सम्मान करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पप्पू यादव हालांकि निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, लेकिन कांग्रेस को समर्थन करते हैं, राहुल गांधी के कसीदे पढ़ते रहते हैं। उन्होंने ऑफर दिया है, यानी कांग्रेस ने ऑफर दिया है। तो ये प्रकार ने किसी तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी बैठाने की कोशिश अब महागठबंधन के अंदर से की जा रही है, लेकिन आरजेडी की तरफ से यह बात कही जा रही है कि 243 सीटों पर तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं और आरजेडी बिहार में सबसे ताकतवर है। यानी कांग्रेस को आरजेडी कोई तवज्जो नहीं दे रही है महागठबंधन में रहने के बावजूद। जो राष्ट्रीय पार्टी है
उसके बावजूद कांग्रेस के आरजेडी के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि बिहार में 243 सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राहुल गांधी को एक सिरे से खारिज कर चुकी है अब यहाँ पे आरजेडी, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। तो ये समझना मुश्किल नहीं है। तीसरी तरफ आप देखिए कि 13 जो सीट है वहां पर फाइट हो रही है आपस में लोगों के, घटक दलों के बीच में। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, नामांकन कर दिया था उन्होंने, वो अब जिस दिन नामांकन किया उसी शाम में जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। वो घटना आपके तारापुर की है, सम्राट चौधरी ही इनको ज्वाइनिंग करा देते हैं एक उम्मीदवार को वीआईपी के। तो आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में नहीं समझने जैसा अब नीलकमल मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा रह नहीं गया है, या तो फिर ज्यादा ही समझ लिया जाए। अब ज्यादा समझेंगे तो आप पर हम पर भी सवाल हो जाएगा कि आप लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं, हम लोग तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। अब गजानंद शाही साहब से समझते हैं, उनका चूंकि अनुभव है विधायक के तौर पर, उनसे समझते हैं जरा। शाही साहब समझाइए कि भाई फ्रेंडली फाइट क्या होता है, कि दो लोग आपस में महागठबंधन के सहयोगी लड़ेंगे एक चुनाव एक जगह से, और उसकी वजह से तीसरा वाला हार जाएगा, ये उम्मीद करके कोई बैठा है। तो ये फ्रेंडली फाइट होती थी क्या पहले? अगर होती थी तो परिणाम कैसा होता था, और परिणाम अगर निकला भी तो वास्तविक तौर पर आज के दौर में कितना व्यवहारिक है? फ्रेंडली फाइट एक मजाक है। किसी भी राजनीतिक दल में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? महागठबंधन में हो रहा है, आप कहिए ना कि मजाक हो रहा है। मजाक हो रहा है और क्या? हकीकत में फ्रेंडली फाइट किसी राजनीतिक पार्टी का ये वर्ड नहीं है। ये फ्रेंडली फाइट कुश्ती के मैदान में होता है, ये राजनीतिक दलों में नहीं होता है फ्रेंडली फाइट। अगर जो भी बोल रहे हैं हमारे समझ से वो गलत बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाही साहब कि अगर आप कहें कि हाँ कुश्ती के मैदान में भी, तो वहां पर भी फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, फाइट ओरिजिनली होती है। हो सकता है कि वो दोस्त हो सकते हैं, बाद में हाथ मिला ले। हाँ फाइट होती है कुश्ती के मैदान में, लेकिन उसको कहा जाता है हाँ अब देखिए ये फ्रेंडली फाइट है। अच्छा, इस फ्रेंडली फाइट से महागठबंधन क्या उम्मीद करके बैठा है? अगर ये आपकी निगाह से मजाक है या फिर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन की मेरे निगाह में महागठबंधन को मेरे समझ से एक दूसरे को यहाँ के जो भी प्रभारी जो भी आए हैं वो चीटहीन है एक दूसरे को। ठीक है नदीम भाई, मेरी आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल आ रही है। अब भाई मजाक आप लोग के यहाँ चल रहा है, गजानंद जी बता रहे हैं, और समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि ऐसा मजाक क्यों। देखिए मजाक मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी आप देख लीजिए कि आपके यहाँ जो भी रिपोर्टिंग, हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आपके यहाँ जो भी रिपोर्टिंग आई उसमें एक जगह एनडीए की बात नहीं की गई। जैसे सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन में। ऐसा नहीं है भाई, पहले आप वाले से शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद उन पर भी आऊंगा। उनके यहाँ पर भी कम नहीं है, उनके यहाँ भी पटाखों की गूंज अभी है। मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी, आप जो दिखाए वो भी मैंने दिखा, उसमें आपको सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही प्रॉब्लम दिख रही है। वहां जो प्रॉब्लम है, देखिए अभी चिराग जी की पार्टी के 4 लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। इसका मतलब कि एनडीए गठबंधन 4 सीट तो पहले ही हार चुकी है, एक और उसके पहले। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। उसकी बात आपकी रिपोर्ट में कहीं नहीं आई है। एक तरफ इस देश के गृह मंत्री आ करके कुछ और बात कहते हैं, जबकि एनडीए के बाकी गठबंधन कुछ और कहते हैं। उनके पास ये पूरा धुंध नहीं बल्कि पूरा बादल वहां पड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री वो किसको बनाएंगे। अभी जीतन राम मांझी जी कुछ और कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ और कहते हैं, और चिराग जी कुछ और कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो डिस्कोर्स है वो एनडीए गठबंधन का जो है उसको इंडिया गठबंधन के माथे मर करके एनडीए गठबंधन अपनी राह को अलग करना चाहती है। लेकिन इस बिहार की जनता इस 20 साल के कुशासन राज से जिस तरीके से तबाह और बर्बाद है उसको नहीं भूलेगी। एनडीए गठबंधन और खासकर भाजपा और बाकी लोग जिस तरीके से अभी देखिए ना कि एक जन स्वराज के जो बक्सर के हमारे वहां के कैंडिडेट थे, उनको किस तरह धर्मेंद्र प्रधान जी अपने यहाँ बुला के बैठा लेते हैं, नॉमिनेशन नहीं करने देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें वहां भी चल रही हैं। लेकिन आप लोग सीधा एक इंडिया गठबंधन को आप सॉफ्ट नहीं जवाब अरे भाई सॉफ्ट टारगेट कहाँ कर लिया आप? तो ऐसे दिल पर मत लीजिए, सॉफ्ट टारगेट नहीं है। संगीता जी है ना, वो बताएंगी, जवाब देंगी। भाई संगीता जी, आप लोगों क्या इतनी दिक्कत है ना, आप लोगों क्या इतनी ज्यादा अलग अलग सुर है, अलग अलग स्वर है,
और इतनी मेरे देखिए यहाँ नॉमिनेशन कोई भी कैंसिल हो स्वर जा रहा नहीं है। है। इसकी वजह से हम लोग महागठबंधन बिल्कुल फाइट नहीं यूनाइट दे रहा है होकर- आप लोगों को, महागठबंधन फ्रेंडली फाइट कर रहा है, क्योंकि आप लोग पहले से ही कमजोर हैं, अरे, तो आप लोगों को फाइट करने की कोई जिसके- जरूरत देखिए, नहीं है। संगीता जी जवाब दीजिए भाई, नदीम भाई को। जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, हाँ हाँ उसके घर बिल्कुल, नहीं वो मारते। पत्थर नहीं फेंका करते, इसीलिए आप लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, पत्थर नहीं फेंकेंगे। हाँ बताइए संगीता जी। देखिए, पहले तो ये तो आप सबको भाजपा को बोलने दीजिए ना। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और 14 नवंबर को हम लोग फिर से दीपावली मनाएंगे, खुशियों की, जीत की, ठीक है। और ये जो महागठबंधन है वो है महाठगबंधन। हाँ, ये इन्होंने पहले जनता को ठगने का काम किया, आपका अब नाम ये डेमोक्रेटिक आपस में अलायंस एक है। दूसरे को ठग रहे हैं, एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी को ठग रही है तो आरजेडी कांग्रेस को ठग रही है, मतलब आपस में ठगने का एक दूसरे को काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जनता सब कुछ देख रही है। आप लोग जनता और को हमारा 2014 से अब तक ठगते आए हैं। हमारा जो 15 लाख रुपए का आपने झूठा वादा किया, 2 करोड़ नौकरी का झूठा वादा किया, स्मार्ट सिटी का आपने झूठा वादा किया। आपके सारे सांसद गांव को वोट दिए थे, तो आप लोग खुद जुमलेबाजों की सरकार है, आप दूसरे को गठबंधन नहीं करिए। क्योंकि अपने महादंगल से पहले उभरिए, फिर दूसरे पे अरे उंगली उठाइए, दंगल पूरी तरह आपके से यहाँ है, ध्वस्त दंगल हो आपके जाइएगा, यहाँ है। पूरी तरह से ध्वस्त हो जाइएगा, सब आपस में लड़ रहे वोट चोरी वाला पहले जमाना अपने गया। आप को देखिए, वोट चोरी हमारे जिस यहाँ तरीके से सब आप कुछ करके ठीक है, जीतते थे, सब कुछ उससे बाहर अच्छी निकलिए। स्थिति में वोट है, चोरी वाले और मसले हम से बाहर आराम निकलिए। से लड़ रहे हैं। बीच में मत बोलिए, समझने की कोशिश कीजिए, अब भी सुधर जाइए। आप सुधर जाइए ना। आप आपका विकास क्यों गुमराह करते हैं? 15 लाख कहाँ आपका है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है आपका? देखा है जो अब बड़ा हो गया है, उनका बिल्कुल देखा है, आंखों में बिल्कुल आंसू देखा अच्छा ठीक है संगीता जी मैं रोक रहा हूँ भाई। देखिए वो 15 लाख अभी भी उम्मीद करके बैठे हैं, कई साल पहले उसे जुमला बता दिया था आपके अमित शाह जी ने, लेकिन अभी भी उम्मीद पाले बैठे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि वोट चोरी का जमाना चला गया। तो जब वोट चोरी का जमाना चला गया तो आपके नेता क्यों बार बार आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है? खुद से आप कह रहे हैं। प्रियदर्शी बहुत जल्दी से काउंटर, उसके बाद श्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई मीडिया पर आरोप लगा दिया जाए, महागठबंधन पर सवाल ना किया जाए, ये तमाम जो आरोप हैं वो कितना खुश कर सकते हैं महागठबंधन के फ्रेंडली फाइट वाले मित्रों को? दोनों लोग शांत हो जाइए, संगीता और नदीम जी, संगीता और नदीम दोनों आप शांत हो जाइए प्लीज। संगीता हो गया संगीता हो गया, संगीता प्लीज। संगीता जी 1 मिनट भाई। प्रियदर्शी जी मेरा सवाल सीधा है भाई, किसी और पर आरोप लगा के महागठबंधन के साथी कितनी फ्रेंडली फाइट से खुश हैं, और अगर खुश हैं तो किसको गुमराह कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एक ही मंच पर बैठे हुए हैं, एक ही नजर से देख रहे हैं लोग, लेकिन नजरिया अलग अलग है। हाँ। साथ खेल रहे हैं लोग, लेकिन सबका खेल अलग अलग है। एक राहत इंदौरी साहब की बड़ी मशहूर, शायद राहत इंदौरी साहब की ही शायरी है कि दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की एक टोली है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की एक टोली है। डूबने वालों गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया सच बोलो। महागठबंधन को सच बताना होगा, ये छेद किसने किया है? कांग्रेस ने, राजद ने, वीआईपी ने, वाम दलों ने। छेद तो हो गया है नाव में, बहुत नाव नहीं, टाइटेनिक गई है। महागठबंधन जितने दलों के साथ मिलकर के बना हुआ था, इसको आप टाइटेनिक कह सकते हैं गठबंधन का। लेकिन टाइटेनिक अपना ये मंजिल पहुंचने से पहले ही डूबता हुआ नजर आ रहा है, और किसी और ने नहीं डुबाया है। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह कि किसी और ने नहीं डुबाया, ये खुद डूब रहे हैं। आपस में वार प्रहार इतना है कि दूसरों से क्या लड़ेंगे, आपस में ही घात प्रतिघात चल रहा है, एक दूसरे पर मन मलंग है, लेकिन प्रहार भी हो रहा है। तो ये जो स्थिति पूरी तरीके से महागठबंधन के भीतर बनी हुई है, वो ये बता रहा है कि चुनाव से पहले कई सीटों पर महागठबंधन एनडीए को वॉक ओवर दे रही है। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है, और ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम लोग फ्रेंडली फाइट करके जीत जाएंगे, यानी आपकी इतनी बड़ी संख्या है। 2020, मैं मानता हूं कि हर चुनाव एक दूसरे चुनाव से अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर 2020 का उदाहरण देखा जाए तो कई सीटों पर कितना क्लोज फाइट हुआ था, नेक टू नेक फाइट चल रहा था। वैसे में अगर महागठबंधन के भीतर ही कई सीटों पर
शेयर बट जाएगा वोट का, तो परिणाम क्या आएगा, फलसफा क्या निकलेगा? परिणाम क्या आएगा? और फिर महागठबंधन करने की जरूरत क्या थी? फिर सवाल कर देंगे कि भाई एनडीए को गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? वहां पर भी वही सवाल है। हमने वहां पर भी पूछा कि अगर एक सीट पर दो अलग अलग घटक दलों के सहयोगी अपने कैंडिडेट उतार दे रहे हैं तो फिर चोट किसको पहुंचेगी और क्या वो फाइट होगी? नुकसान उसका होगा और साफ तौर पर गठबंधन का होगा। श्याम जी, बहुत जल्दी से एक शार्प कमेंट आपका, उसके बाद मैं एक बड़ी खबर की तरफ रुख करूंगा। जो बात यहां पर कही शाही साहब ने, उनका कहना है कि मजाक है, लेकिन नदीम भाई कह रहे हैं कि मजाक एक तरफा नहीं है, वो दोनों गठबंधनों में है। क्या वाकई दोनों गठबंधनों की कमोबेश यही स्थिति हो गई है, खासतौर से घटक दलों की वजह से या क्षत्रप दलों की वजह से? देखिए, दोनों गठबंधनों की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। यह अलग बात है कि महागठबंधन की कुछ सीटें जो आपने गिनाई, करीब 11 सीटों पे जो फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट क्या होती है ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, मुझको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में एक संदर्भ मैं देना चाहता हूं कि एक साल पहले जो आज से 25 साल पहले झारखंड अलग हुआ था बिहार से, वहां पे एक साल पहले ऐसे ही चुनाव हुआ था। 81 सीटें हैं झारखंड में, यहाँ 243 हैं, ठीक तिगुनी सीटें हैं। तो वहां 81 सीटों पे जब चुनाव हुआ था तो महागठबंधन में 3 सीटों पे वहां फ्रेंडली फाइट हुई थी, विश्रामपुर, निरसा और धनवार। इन 3 सीटों में 2 सीटों पे महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की जीत हुई। इन 3 सीटों में 2 सीटों पे। और राजनीति आशा का नाम है, ये आप मान के चलेंगे, राजनीति आशा का नाम है। महागठबंधन वाले अगर आशा कर रहे हैं तो उनको आशा करने दिया जाए। लेकिन जो ये स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। आज जो मतलब 5 साल से ये तैयारी में है ना, 2020 के बाद से ही तैयारी में है कि 2025 में हमारी बारी आनी चाहिए और उसके लिए तैयारी कर रहे थे। फिर जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए साल भर पहले, साल भर तो नहीं हुआ, साल भर से ज्यादा टाइम हुआ थोड़ा, तो जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद से तो ये ज्यादा इंटेंस हो गए और पिछले 3-4 महीनों में धुआंधार रैली, जुलूस, यात्रा करते रहे। इस बीच जो आपसी समन्वय था वो ये भूल गए, या तो भूल गए या इतने दिनों में भी ये इसको सलटाने नहीं सके। अब अंसारी साहब चाहे जितना कह लें, नदीम भाई चाहे जितना कहें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ तो बहुत अच्छा नहीं है। ऑल इज नॉट वेल। हाँ, महागठबंधन में भी दोनों तरफ गठबंधन है। अब ये कहेंगे उसको कि वो ठगबंधन है, वो उनको कहेंगे कि ये महाठगबंधन है। तो बस इतने का अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर कुछ ज्यादा का होना चाहिए। संगीता जी, तो वहां भी कुछ न कुछ है। देखिए भाई मेरे, हमारे में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कहें ठगबंधन और महाठगबंधन। ये तो पूर्ण रूप से महाठगबंधन की एकदम सरकार है। इन्होंने जनता को ठगने का काम किया। अब ये क्या कर रहे हैं, जुमलेबाजों की सरकार है, यूटर्न की सरकार है। ये देश की जनता 2014 से 24 तक विकास तो 15 साल में इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं था। आप तो विकास की गंगा मारे, गंगा जी को आप साफ नहीं कर सके और विकास की गंगा की बात करें, भ्रष्टाचार की गंगा बहती है। आप हमेशा झूठ और घोटालों से लिपटी ये सरकार है तो सुनना नहीं चाहते। आपके यहाँ तो इतना बड़ा घोटाला होता है कि नहीं, अभी वो कहाँ सरकार में, अभी तो सरकार में आने के लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं ना, वो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, आप लोग फाइट कर रहे हैं, अभी तो वो सरकार बनाएंगे। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करके उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। प्रशांत किशोर का बीजेपी पर गंभीर आरोप। प्रशांत किशोर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, बीजेपी हमारे उम्मीदवारों को धमका रही है। प्रशांत किशोर जो अब तक ये कहते आ रहे थे कि हम किसी से डरते नहीं, अब वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को धमका रही है बीजेपी। 5 दिनों में 3 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है और वापस लेने के पीछे की जो वजह है वो डर है या धमकी है। और बीजेपी ने धमकाया है, इस वजह से हम डरने वाले फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने नामांकन जरूर लिया। यानी दोनों ही बातें करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने नाम वापस भी ले लिया है, तो उनके लोग शायद डर गए, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं डर रहे। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। आप हम लोग महागठबंधन नहीं हैं। तो आपने वो डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में कि गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता है,
इनको अच्छे लोगों से डर लगता है। ये जन सुराज का डर है। इतने अच्छे लोग खड़े किए गए हैं जिनके सामने लड़ने का इनका मादा नहीं है, लेकिन ये गैर राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। इनके परिवार पर, इनके दोस्तों पर, इनके रिश्तेदारों पर इतने तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव में अपना नामांकन वापस ले। चलिए, मेरे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ लगातार है। नीलकमल, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो, चलिए शायद इस वक्त हमारा संपर्क नहीं है। बहुत जल्दी से इस पर मैं श्याम जी आपसे टिप्पणी चाहूंगा। कहना क्या चाह रहे हैं प्रशांत किशोर? एक तरफ कह रहे हैं डरने वाले हम नहीं हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, जो डर है उसकी वजह से कुछ लोगों ने नामांकन वापस लिया है। सही है, मतलब डरने वालों में ये अपनी पार्टी, पूरी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है, या खुद जो अभी उसके संयोजक की या संचालक की भूमिका में है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो कर रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स को डराया जा रहा है, और जो जिन लोगों ने नामांकन वापस ले लिया या नाम लास्ट आवर में फाइल नहीं किया, उनके लिए इनका है कि भाई उनको डराया जा रहा है और ये ठीक नहीं है। ऐसा होता रहा है। आप देखिए, आपके सामने लोकसभा चुनाव के टाइम और उसके बाद की घटना में आपको इंदौर याद होगा, गुजरात में भी एक जगह ऐसा हुआ था। तो होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, होता है। और शायद इसी वजह से प्रशांत किशोर इस बात में कह रहे हैं या फिर शंका जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल, बहुत जल्दी से शाही साहब, अब यहाँ पर जिसको आप मजाक कहते हैं वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में ऐसी फाइट हो चुकी है, और वहां पर श्याम जी ने कुछ उदाहरण दिए और वो कह रहे हैं कि अगर कोई आस लगाए बैठा है तो हमें उस पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं, और हम आपत्ति कर भी नहीं रहे, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। नदीम भाई का यह कहना है कि अगर उनके यहां कुछ दिक्कत है तो उतनी ही दिक्कत एनडीए गठबंधन में भी है, लेकिन फिर वहां पर जो पटाखों की गूंज की बात है, अच्छा उससे ज्यादा है। ठीक है, शाही साहब वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा है। अब वो ज्यादा वाले में और इनके वाले में अंतर क्या है? सिर्फ आस लगाने भर अंतर है या कोई रणनीति है? क्योंकि कई बार रणनीति होती है कि दो लोग फ्रेंडली फाइट करते हैं और तीसरा वाला गच्चा खा जाता है। कुछ ऐसी रणनीति है क्या महागठबंधन की या एनडीए की? शाही जी, गजानन जी, आवाज जा रही है मेरी? हाँ, क्या बोला? सवाल मेरा आपसे ही था कि भाई फ्रेंडली फाइट हो सकता है रणनीति का हिस्सा हो, महागठबंधन वालों का भी, एनडीए वालों का भी, क्योंकि नदीम भाई का कहना है कि उनके यहां आस लगाकर वो इसलिए बैठे हैं और फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं क्योंकि जो दिक्कत उनके यहां अगर है वही दिक्कत एनडीए में भी शायद है। ऐसा है कि फ्रेंडली फाइट महागठबंधन का हो, एनडीए का हो और किन्हीं का भी हो, फ्रेंडली फाइट जो है वो हमेशा पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। राजनीति में फ्रेंडली फाइट का कहीं नहीं तो ये परंपरा इधर शुरू हुआ है। पिछले आप कई दशक पीछे जाएंगे तो फ्रेंडली फाइट करके कोई वर्ड नहीं था राजनीति में। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसको बेवकूफ बनाना कहिए या कहे कि लोग चलिए देखा जाए आगे क्या होता है, हम लोग मिलके लड़ते हैं, जीते तो जीते, नहीं तो कोई बात नहीं। नदीम भाई क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अभी जिन सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं उसको कहा जा रहा है कि वॉक ओवर दे दिए, लेकिन जो 4 से 5 सीटें एलजेपी पहले ही हार चुकी है, उनको फॉर्म उनका रिजेक्ट हो चुका है, उसके ऊपर तो चर्चा नहीं हो रहा। और रहा सवाल ये, हमको पाखंडी और क्या क्या हम जानना चाहेंगे कि फ्रेंडली फाइट कब से शुरू हुआ राजनीति में, किस दशक से शुरू हुआ, ये हमें खाली ये बता दें। देखिए फ्रेंडली फाइट पहले से भी होता आया है, कब से? अरे इससे पहले, अरे आपके यहाँ जो जुमलों की सरकार है, अरे आप 20 साल से बिहार में सरकार बना करके जंगल राज कह रहे हैं। आप जो हमने जो पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। प्लान का उद्योग बना करके रखा है, बेरोजगारी का आपने यहाँ पे उद्योग बना करके रखा हुआ है। आप 15 लाख का जुमला याद देते हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई मेरे। आप जब आप प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं तो आप दूसरी बात करने लगते हैं। आप क्यों नहीं? कोई नहीं भागने वाला है, भागने वाले आप लोग हैं। पहले उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए, उन्होंने आपसे प्रश्न किया है। आप लोग पहले अपनी बातों को देख लें। आप लोग जो भी अब तक वादा किए हैं 14 से लेकर 24 तक, जो भी आपने वादा किया उसको कुछ आपने वादा नहीं निभाया है, और वही जनता, बिहार की जनता को आपने दोबारा टकरा चाह रहे हैं। हमने पूरा वादा पूरा किया है,
चारों तरफ विकास का वादा है, वह विकास की गंगा बह रही है, एक गंगा साफ नहीं होती, 14 से लेकर 34 तक, और विकास की गंगा आपके भ्रष्टाचार की गंगा है। आप पीएम केयर फंड के आपके क्या होता है, आप चुनाव से चंदा पैसे लेते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, लाते कुछ नहीं है। आप 15 लाख देने की बात करते हैं, देते कुछ नहीं है। आप किसानों का आय दुगना करने की बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। अरे आपके यहाँ आपके सांसद तब गाँव को गोद लिए थे, वो गोद लिए तो गाँव आज कहाँ चले गए। हर दिन आप एक नया शगुफा छोड़ते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, कभी मोबाइल का टॉर्च चलाते हैं, किसी चीज का अंत आप नहीं जाते हैं। आप यहाँ बिहार पे आए थे, एफआईआर आप कराए थे, क्यों? घुसपैठिए के नाम पे, कहा घुसपैठिए को आप निकाल पाए, आपका चुनाव आयोग निकाल पाया। आप लोग किसी चीज को पूरा नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ जनता को गुमराह करके चीजों को छोड़ देते हैं। अरे दंगल चल रहा था, आप उसको देखिए ना, आप कहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा भाई, दोनों लोग आज शांत हो जाइए, दंगल तो चल ही रहा है, लेकिन फाइट पर जवाब नहीं दे पाए आप। नदीम भाई, जो सवाल पूछा था शाही साहब ने, वो कहे कि कौन सा दशक था जब से फाइट फ्रेंडली हो गई थी? इसका अगर जवाब है तो दे दीजिए, उसके बाद मैं संगीता जी के पास जाऊं एक बड़ी खबर के साथ। कुछ दशकों से ये चल रहा है। कितने दशकों से? कौन सा दशक, कौन सा साल, कौन से साल से ये फ्रेंडली फाइट का जुमला चला है, ये बता दीजिए आप हमको। ये फ्रेंडली फाइट की ये डिबेट नहीं, जब बैठिएगा मैं उसके ऊपर भी आपसे अलग से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। डिबेट की बात नहीं है, उन्होंने हमसे हमने जवाब दिया, अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, ये गजब है, ये बड़ा शानदार है आपका कि आपने कहा कि हमारी रिपोर्ट में एनडीए का जिक्र नहीं था, और जिसका जिक्र था फ्रेंडली फाइट का, आप कह रहे हैं कि उस पर डिबेट भी नहीं है, सब कुछ आप ही तय कर ले रहे हैं। ये शानदार है। प्रियदर्शी जी, इसका काउंटर आप करिएगा। भाई इन्होंने कहा कि एनडीए का कोई जिक्र हमारे डिबेट के उसमें रिपोर्ट में नहीं था, और फिर इन्होंने कहा कि जो फ्रेंडली फाइट का जिक्र है उस पर वो डिबेट नहीं करना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र ही नहीं मान रहे हैं। प्रियदर्शी जी, इसका काउंटर आप रखिएगा। शाही साहब जल्दी से काउंटर इसका। भाई वो कह रहे हैं दशकों से चला रहा है, शायद आप जब चुनाव लड़ते होंगे, जब आपने लड़ा होगा तब आपको एहसास नहीं हुआ होगा। जानकारी नहीं है, फ्रेंडली फाइट इधर ही, ये सब समझिए एक आध दो टर्म पहले से ये वर्ड शुरू हुआ है। आपको भी नहीं पता है। आप तो बता दीजिए, आप बता दीजिए। हम तो कहेंगे नहीं पता है, ये एनडीए की सरकार जब से आई है तब से मैं भी वही बात कह रहा था कि कुछ दशकों से ही आता है। मैं भी वही बात कह रहा था जो आप कह रहे हैं। आप भी डेट नहीं बता पा रहे हैं, मैं भी वही बात कहा कि दशक और तारीख तय नहीं हो पा रही है, वो बाद में बताएंगे आपको। शायद जी उन्होंने कहा है कि बाद में अलग से आपको बताएंगे, शायद यहाँ नहीं बताना चाह रहे होंगे या आप नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद संगीता मैं आपके पास आ रहा हूं। महागठबंधन में टकराव पर मुकेश सहनी का बयान सामने आया। उनका कहना है कि कुछ सीटों पर कमोबेश ऐसी स्थिति बन रही है, उस स्थिति को लेकर उन्होंने ये बात कही है। कुछ सीटों पर गलतफहमी हो गई थी, असल में उस गलतफहमी को लेकर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अब शायद वो ठीक हो गई है या ठीक किया जा रहा है। गलतफहमी अभी ठीक नहीं हुई है, वो कह रहे हैं कि उससे ठीक किया जा रहा है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ मुकेश सहनी का कहना है कि गलतफहमी को जल्द हम दूर कर लेंगे। सुनते हैं जरा। के वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है, और वहाँ पे वीआईपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है। अब महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ, उसमें गोरा बोराम उनके इसमें नहीं था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी, और महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी ही है। उम्मीदवार अफजल अली बता रहे हैं कि हमारे चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी आएंगे। अब ठीक है, लालू जी ने भी लेटर जारी किया था उनके उम्मीदवारी को लेके। खैर वो सब हम लोग सेटल कर लेंगे, वो भी हमारे महागठबंधन के नेता हैं, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। वो आने वाले समय में आप देखिएगा कि वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे। संगीता, बहुत जल्दी से काउंटर आपसे। भाई जो अभी तक फ्रेंडली फाइट थी वो गलतफहमी में बदल गई, और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वाकई आप लोगों के लिए वॉकओवर खुश हैं आप लोग, या उनकी एक रणनीति है जिसमें आप लोग चकमा खा जाएंगे, ऐसा वो मान कर बैठे हैं? इनकी कोई रणनीति नहीं है, या इनका जो संगठन है वो एकदम कमजोर है। कुछ तो इन्होंने किया हुआ नहीं है कि आपस ही में लड़के 20 साल की सरकार के बाद। अरे नदीम भाई बोलने तो दीजिए भाई, ऐसे मत करिए। नदीम अंसारी, एक मिनट भाई,
नदीम अंसारी ऐसे मत करिए भाई, हर बार आप ही बोलेंगे तो फिर आपके बीच में वो लोग भी बोलेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। एक एक करके भाई। हाँ संगीता जी कंटिन्यू प्लीज। संगीता जी हाँ। और मैं प्रशांत किशोर जी के भी बात पे जवाब देना चाहती हूँ कि आए तो थे वो बस्ता लेकर, कि हम बस्ता लेके आए बस्ता। अब उनका जनता समझ गई है कि इनका बस्ता खाली है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस ये ऐसे ही चिल्ला के बस्ता लेके घूम रहे थे। तो अब इनको समझ आने लगा है तो ये दूसरे पार्टी पे आरोप लगाने का काम करने लगे हैं, बस ऐसा ही है। तो अच्छा इनकी गलतफहमी अगर दूर हो गई तो क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि वो मानकर बैठे हैं गलतफहमी दूर हो जाएगी कुछ सीटों पर? कोई गलतफहमी, ये तो 10 दिन से सुनने में आ रहा है, आप भी सुन रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, कभी कुछ इस तरह से दंगल चलेगा। और हम 14 तारीख को 14 नवंबर को हम दिवाली मनाने फिर से जा रहे हैं। आप सबको मैं आमंत्रित अभी से ही कर देती हूँ। अच्छा ठीक है भाई। प्रियदर्शी जी, दो चीजों पर काउंटर चाहिए। एक तो गलतफहमी अब दूर की जाएगी, अभी तक जो फ्रेंडली फाइट थी वो गलतफहमी में बदल गई है, अब अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके से आप उसमें बदलाव करते रहिए, शब्दों का फेरबदल करते रहिए। और दूसरा कि नदीम भाई का कहना है कि हमारी रिपोर्ट में एनडीए गठबंधन का कोई जिक्र नहीं, उनकी कमियों का कोई जिक्र नहीं, और फ्रेंडली फाइट का जिक्र था तो वो कह रहे हैं कि इस पर वो किसी और मेहमान से बाद में चर्चा करेंगे। यही गलतफहमी है क्या? ये मैं नहीं कहा, उन्होंने जो आपने कहा वो सुन लिया, आपके साथ जितने लोग बैठे हैं उन लोगों ने सुन लिया, दर्शकों ने सुन लिया। बार बार इधर उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फेरबदल करने से कोई फायदा नहीं है। नदीम भाई जो कहना था आपने कह लिया, फिर से आप कह लीजिएगा। एक काउंटर जरा ले लूं मैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का काउंटर ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं। देखिए क्या है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन और महागठबंधन की चर्चा हुई और एनडीए की चर्चा नहीं, ठीक है, ये अपने हिसाब से गुणागणित कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में स्थिति जरूर खराब है, या वैसी ये एनडीए के भीतर वैसी ही स्थिति है जैसी महागठबंधन में, लेकिन खुला नहीं है। इनके यहाँ खुल गया है। एनडीए में सब कुछ बागी के तौर पर हो रहा है। 6 प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लड़ रहे हैं, उसमें से 5 प्रत्याशियों के खिलाफ बागी है एनडीए के। आप सोच करके देखिए, करीब 50 ऐसी सीटें निकल जाएंगी जहां बागी खड़े हैं एनडीए के। वो अलग चीज है, वो खुला बगावत नहीं है, ये माफ करिएगा, वो खुला विभेद नहीं है पार्टियों के बीच में भीतर में वो लेकिन इनके यहाँ तो है, वहां बगावत है, अंदर खाने चिलमन के पीछे से है। इनके यहाँ तो पूरा चिलमन ही जल गया है। बस मसला इतना सा है। और जो फ्रेंडली फाइट पर उलझ गए थे नदीम साहब देखिए, उलझना नहीं चाहिए था आपको। आपके यहाँ फ्रेंडली फाइट का मामला बिल्कुल बिगड़ चुका है। श्याम चौबे साहब जो कह रहे थे, झारखंड का उदाहरण दे रहे थे, झारखंड में महागठबंधन बहुत मजबूत था, उनके पास चेहरा था हेमंत सोरेन का, जलवा जलाल था। क्या बिहार में है? बिहार में महागठबंधन ने माना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा? कोई करिश्मा है जो होता हुआ दिख रहा है? कोई करिश्माई नेतृत्व है? वैसा होता हुआ नहीं। 60 के दशक में, 70 के दशक में भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कई पार्टियों ने मिलकर के कभी चुनाव लड़े थे, तो उसमें भी जिन सीटों पर असमंजस रह जाता था वहां ये लोग मानते थे कि फ्रेंडली फाइट है, अस्पष्टता है, वहां ये लोग मानते थे कि फ्रेंडली फाइट है। 90 के दशक में भी कुछ सीटें ऐसी होती थी जहां लोग कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और बात नहीं बन पाती थी तो अस्पष्टता मानते थे, उसको फ्रेंडली फाइट मानते थे। यानी कि जीतने वाला कोई भी हो, जीत करके आएगा तो वो अपना होगा। लेकिन यहाँ कोई जीत करके आएगा तो वो अपना होगा क्या? मुकेश सहनी की अपनी महत्वाकांक्षा है, क्या वे टिके रहेंगे महागठबंधन के भीतर? बिल्कुल। तो चीजें इस लेवल पर है, उसको उस तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है कि एनडीए के नाव में भी छेद है, लेकिन आपका जो टाइटैनिक डूब रहा है, पहले अपने टाइटैनिक को बचाइए। अब मुझे लगता है प्रियदर्शी जी इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। उनके यहाँ पर छेद छोटा है या बड़ा है, इस चक्कर में तो दोनों खुश नहीं हो रहे हैं कि धीरे धीरे उनके यहाँ पानी भरेगा तब तक हम बचे रहेंगे, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि उनके यहाँ कई हैं, वो बार बार अलग अलग जगहों पर छेद कर देंगे, एक साथ वो डूब जाएगी उनकी नाव या टाइटैनिक। कुछ भी हो सकता है फ्रेंडली फाइट में। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, गठबंधन जो है ना, इसको अब नए तरीके से परिभाषित करने की जरूरत है, या नया प्रचलन शुरू होगा बिहार से, एक नया ट्रेंड। जिस तरीके से एनडीए के भीतर भी झगड़ा कितना तमाम हुआ, लोग रूठे हुए रहे, अंतिम तक मानने मनाने का दौर रहा। मानिए मत मानिए, एनडीए के इतिहास में भी पहले ऐसा नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात है। श्याम जी जल्दी से जो बात कह रहे हैं प्रियदर्शी, अगर आपकी बात को ही आगे बढ़ा करें, उसी लकीर को हम आगे बढ़ाएं
कि अगर थोड़ी देर के लिए समझ लिया जाए कि हाँ एक आस लगाकर वो बैठे हैं और झारखंड इसका उदाहरण था। प्रियदर्शी कह रहे हैं कि वहां पर जलवा जलाल था, वहां पर एक बड़ा चेहरा था, या एक चेहरे के नेतृत्व में सभी थे, फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। यहां पर क्या वो नेतृत्व में वो चेहरा, वो तेज, वो ओज है, या फिर इसको माने कि हाँ बड़ी रणनीतिक चूक हो जाएगी अगर उस उदाहरण से ये आस लगाकर बैठे हैं, या महागठबंधन के अलावा एनडीए में भी कोई बैठा हो? ये बात तो नदीम जी ही स्पष्ट कर सकते हैं। वैसे हम लोग तो फिलहाल यही मानकर चलेंगे कि यहाँ भी एक तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव का वैल्यू कम नहीं आंका जाना चाहिए। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा किया था। ठीक है, सत्ता नहीं मिल पाई लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब इस बार ये कहाँ तक बढ़ते हैं, आप ये मानिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये दोनों गठबंधन में कहीं न कहीं ऐसा पेच है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा, और ये 5 साल से ये लोग इसको सुलझा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि पांच दिन से सुलझा रहे हैं, महीनों से सुलझा रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे थे 5 साल से। तो ऐसी स्थिति में जो प्रियदर्शी जी ने कहा वो मैं बताऊं, उदाहरण दूं, जो अभी सहनी जी ने कहा कि झारखंड की ही निरसा सीट पे एमसीसी, मार्क्सवादी समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मार्क्सवादी समन्वय समिति और जेएमएम के कैंडिडेट्स थे, और बाद में हुआ कि जेएमएम का कैंडिडेट एमसीसी को समर्थन करेगा। वो जितना भी समर्थन किया हो लेकिन एमसीसी का कैंडिडेट जीत गया। तो उदाहरण है, मैं ये कह रहा हूं उदाहरण है ऐसे इतिहास में, और निकट भविष्य का ही उदाहरण है। तो अब मैं मतलब हम किसी को कम तक क्यों आके, हम तो सिर्फ उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर उनकी रणनीति है या उनकी उम्मीद है तो शायद उस उम्मीद पर एक मुहर लग भी सकती है। इसके उदाहरण पहले भी रहे हैं और भविष्य में भी लग सकते हैं। वही बात कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम किसी की रणनीति पर, हम किसी रणनीति पर क्यों पहले से कुठाराघात किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर की रैली में नीतीश बाबू ने बड़ा बयान दिया है। मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे रैली को संबोधित करने के लिए, और वहां पर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, जो मैनिफेस्टो में एक तरीके से था वही बात यहां पर फिर से दोहराते हुए हमने 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। 40 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद अब अगला जो टारगेट है वो बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार योजना अलग से तो है ही, और उसमें आप देखिए 5 साल में 1 करोड़ युवा होंगे जिनको हम नौकरी देने का काम करेंगे। ये बात नीतीश कुमार कहते हुए, क्योंकि दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो खासतौर से तेजस्वी ने जो ऐलान किया है वो अपने आप में सबसे ज्यादा चर्चित ऐलान है। उनके मैनिफेस्टो का सबसे मुख्य एजेंडा यही है कि हर घर को नौकरी देंगे, 20 दिन में बकायदा वहां पर जो है उसके लिए तैयारी की जाएगी और 20 महीने वो काम करके दिखाया जाएगा। नीतीश कह रहे हैं कि हम भी वो करेंगे 1 करोड़ लोगों के लिए। सुनते हैं। अब उसके अलावे जो 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहां तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। मतलब था 10, 10, 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अगली बार संगीता, क्या ये अब दोहराने की बार बार जरूरत पड़ गई है, क्योंकि महागठबंधन में और खास तौर से तेजस्वी ने आप लोगों को मजबूर कर दिया। जो बात नीतीश जी यहां पर कह रहे हैं कि रोजगार हम भी देंगे और 1 करोड़ को देंगे। नहीं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने ऑलरेडी 40 लाख लोगों को दे चुका, युवाओं को नौकरी दिया है और बाकी 1 करोड़ देंगे। तो फेज वाइज धीरे धीरे वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं और विकास हो रहा है। वो दर्शाने की कोशिश उन्होंने की है कि ऐसा कहना कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं और बेरोजगारी है, तो उसके फासले को कम करते हुए उन्होंने बोला कि 40 लाख युवाओं को मिल चुका है और 1 करोड़ को हम आने वाले समय में देंगे। कोई भी चीज फेज वाइज होता है, और हर चीज में देखिए विकास करने में इन्होंने तो जंगल राज कर दिया था। सब चारों तरफ जंगल ही जंगल फैला था, तो धीरे धीरे जंगल, एक ही बार जंगल कैसे कट जाएगा? हर धीरे धीरे जंगल कट रहा है। भागलपुर में देखिए 1 रुपए में करोड़ में 1 रुपए में कैसे 1 करोड़ में करके जंगल कट रही है। हर जगह जंगल कट रहा है और धीरे धीरे भागलपुर में आप कट रहे हैं। ठीक है, आप कहें कि जंगल कैसे कटेगा, आप काट रहे हैं। आज की दिवाली
एकदम चारों तरफ रोशनी जगमगा रही है, महिलाओं की स्थिति इतनी सुधरी हुई है, महिलाओं को रोजगार मिला कितनी है। सुधरी है, वो आपको 10,000 रुपए दे करके उनसे नोट फॉर वोट की बात करनी पड़ रही है। या आपको तो पता नहीं महिलाओं से इतनी परेशानी क्यों है। आपको परेशानी है, महिला इतिहास आप नहीं कहा, ये महिलाओं की आप कितनी सम्मान करती हैं, आपकी पार्टी कितनी सम्मान करती है। मैं बात करूंगा तो आप बात नहीं कर पाएंगे। हमारी इतनी प्रसन्न है, उनके आंखों में बहुत प्रसन्न है, वो दिखा जा रहा है। दलित की बेटी आपके पटना में इलाज के लिए मर जाती है, बिना इलाज के उसको मौत काट दिया जाता है। करते थे तो घर में चूल्हा जलता था, रात के अंधेरे में दलित की बेटी को आपकी सरकार में जलाया जाता है। सरकार भी काम कर रही है, बाहर का भी काम जो बेटियां मिडिल लाती है उनको आप लोग जंतर मंतर पे लाठी कहते हैं विकास भैया, इसको कहते हैं विकास। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक तो है, लेकिन रोजगार वाला आपका ठीक है ज्यादा कि इनका ठीक है? ये कह रहे हैं कि 40 लाख को दे दिया, 1 करोड़ को देंगे। बताइए भाई नदीम जी, रोजगार वाला आपका बढ़िया है या इनका बढ़िया? जी भाई रोजगार का जो एजेंडा है रोजगार के लिए, वो आपका बढ़िया है, नीति आपकी बढ़िया है, या ये जो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम दे चुके हैं 40 को और 1 करोड़ को और देंगे? नीति जी वही बात कह रहे हैं। तो कोई नीति ही नहीं है, ये तो नीति से बहुत दूर भागे हुए हैं। बोलने दीजिए उन्हीं को, क्योंकि आप झूठ झूठ बोलते हैं ना, इसलिए। आपके प्रधानमंत्री जुमलेबाज झूठ बोलते हैं। अरे प्रधानमंत्री आपके भी हैं भाई, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं, ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री आपके नहीं है, उनके अकेले हैं। अरे भाई आप उनके साथ आप ही कीजिए, हमको जवाब देने। संगीता जी 1 मिनट भाई, संगीता जी 1 मिनट, संगीता जी 1 मिनट भाई, संगीता जी। अरे भाई 1 मिनट, हो गया संगीता जी, भाषण नहीं चल रहा है भाई। हमको जुमलेबाजी नहीं सीखनी है, हमको विदेशों में जाकर के देश को बदनाम करने का तरीका नहीं सीखना है, हमको नहीं सीखना है। अभी अपने महादंगल को शांत आप क्या बेच रहे हैं? 14 से लेकर 24 तक अडानी जी को आप क्या बेच रहे हैं? बहुत विकास हमारे विकास को आप बेच रहे हैं। बिहार की आप जनता एक पूरी नहीं लगा सके और आने वाले समय में। अच्छा हो गया संगीता जी हो गया भाई। संगीता जी 1 मिनट भाई, भाषण नहीं करना। और नदीम भाई, जो खुद करते हैं ना वहीं झेलना पड़ता। अभी तक आप वहीं कर रहे थे, जब वो बोल रही थी तो बार बार आप बोल रहे थे, आपको बुरा लग रहा है। नहीं झेलिए मत, नहीं झेलिए मत, महागठबंधन को बहुत लोग झेल रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अरे भाई 1 मिनट हो गया भाई, भाषण मत दीजिए, हो गया, भाषण नहीं देना है। अरे फिर आ रही आप संगीता जी 1 मिनट भाई, संगीता जी 1 मिनट। नदीम भाई मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप झेलिए मत, इतना ज्यादा मत परेशान होइए। और प्रधानमंत्री ना आपके अलग से नहीं है, नहीं प्रधानमंत्री आपके अलग से नहीं है। आपने चुना हो तो बता दीजिए, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, वो संगीता जी के भी और आपके भी हैं। अगर आपने अलग से मान लिया है तो अलग विषय है, वो अनर्गल बातों पर मत जाइए ना। शाही साहब भाई, जो नदीम भाई का कहना है कि वो फ्रेंडली फाइट से बहुत खुश हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? हम चर्चा तो कर सकते हैं ना। अब इससे भी उनको दिक्कत हो रही है। अब इस फ्रेंडली फाइट में, इस गलत फहमी में, अरे इतना कितना जवाब देंगे? हर बार तो वही 15 लाख का गुणगान कर रहे हैं, या जुमला आप जो था वो हो चुका है, कई साल पहले बता दिया, उसी जुमले को अभी भी याद कर रहे हैं। अब कितना जवाब देंगे नदीम भाई? शाही साहब को जरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे लीजिए। जरा शाही साहब को सुन लीजिए, शाही साहब को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। संगीता जी 1 मिनट भाई, हो गया, भाषण मत करिए प्लीज। शाही साहब भाई, ये जुमले अभी भी याद कर रहे हैं, अभी भी याद करके बैठे हैं। 15 लाख प्रधानमंत्री, इनके उनके बहुत सारे मुद्दों पर इधर उधर चले जा रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, और आप भी शायद वही बात पूछ रहे हैं, और जहां तक मुझे जानकारी है कि महागठबंधन वाले किसी दल से आप रह चुके हैं विधायक। अब यहां पर कोई अगर फाइट, फ्रेंडली फाइट है, किसी दशक में शुरू हुई हो, किसी भी दिन किसी तारीख में शुरू हुई हो, उसका परिणाम होता हुआ क्या दिख रहा है आपको? अगर अच्छा परिणाम है, इनकी नीति है, इनकी रणनीति है, तो वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट इनको। लेकिन वो नीति कितनी कारगर होगी, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ये नीति जो है, ये लोग की नीति तो हमेशा चली आई, लेकिन हम लोग को जो नीति थी कांग्रेस की, वो नीति स्पष्ट थी और उस नीति को बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया। इसलिए इन लोग का, दोनों का नीति जो भी आपस में टकरा रहे हैं, उसके बीच में हमें क्या करना? हमें उसमें कुछ नहीं करना है। मेरी नीति स्पष्ट है, हम आएंगे तो हम जो वादा किया वो करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे कि 5 करोड़ दे देंगे या 5 देंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। तो ये 5 करोड़ का झूठा वादा किसने किया आपको, आपकी निगाह में? तो आप देख ही रहे हैं, आपके चैनल पर बैठ के लोग वादा, आप कुछ बता देते तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता। कहने का मतलब मेरा ये था
नहीं, आप अगर खुलकर बता देते ना तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता। अब देखिए, अब हर बात खुल के नहीं कहा जाता है, कुछ तो बता दीजिए खुलकर। इशारों में ही सही। अच्छा, इशारों में तो सही है, लेकिन थोड़ा सा और इशारा कर देते खुलकर। मैं दोनों ही तो वही बात कह रहे हैं ना। जब महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो जो वादा हम लोग करेंगे वो अक्षर उसे निभाएंगे। और जो अभी तक इन्होंने किया है वो उस पर आपको शक है? अब तो आप भी जान रहे हैं और जितने बैठे हैं वहां पे सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। नदीम जी, भाई वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर कोई वादा करती तो शायद उस पर मान सकते थे वो, लेकिन महागठबंधन वाले वादे और दावे पर भरोसा उनको नहीं है। कांग्रेस महागठबंधन में सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस है ना। ये प्रवक्ता भी कांग्रेस का ही है ना नदीम भाई? ये प्रवक्ता भी कांग्रेस का ही है नदीम भाई, इसीलिए उनसे पूछ रहा हूँ। आप पूर्व विधायक हैं और वो मौजूदा प्रवक्ता है, दोनों ही तो कांग्रेस के हैं। आजादी से लेकर अब आजादी पर चले गए, जो दिया है। अरे भाई आजादी से लौटिए, वापस आइए। नहीं, आप विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, विकास की जिस बात तरीके से कांग्रेस ने वादा किया वो सारे वादे को कांग्रेस हमेशा पूरा करती आई है। बिल्कुल सही बात है। तो महागठबंधन ने नहीं किया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका मिसाल पूरे हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगा। नहीं, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसकी मिसाल जो है अलग अलग और ग्रहों पर भी दी जाती है। हमें इस पर भी आपत्ति नहीं। मेरा ये कहना है शाही साहब को गठबंधन के वादे पर भरोसा नहीं हो रहा, उस पर नदीम भाई कुछ अगर कह देते। बिल्कुल, गठबंधन हमारे साथ गठबंधन है, उसका वादा अगर कर रहे हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। शाही साहब जी, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी ले रही है महागठबंधन के वादे की। महागठबंधन की जिम्मेवारी कांग्रेस लेगी या नहीं लेगी वो तो हमारे नेतृत्व समझेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस जो वादा करेगी उसका अक्षर पूरा करेगी। तो यही तो मेरा सवाल है ना, कांग्रेस वादा करेगी वो पूरा करेगी, महागठबंधन जो वादा करेगा वो पूरा कौन करेगा? कांग्रेस हट जाएगी क्या? फिर मैं बोलूंगा कि जो लोग वादा करके वादा नहीं निभाए हैं, हाँ। आज चुनावी संख्या पर भाजपा और उनके गठबंधन को अपना रिपोर्ट कार्ड लाना था। आप उदाहरण आप दीजिए ना कि आपने क्या क्या जनता से वादा किए थे, आपके मैनिफेस्टो में क्या था, आप क्या डिलीवर किए? आपके पास डिलीवर करने की कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए आप इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी दल के चक्कर में आप करके चाहे किसी नाम पे वोट निकालने नहीं करने वाला है। आप लोग जो बिहार की स्थिति बना के रख दिए हैं, आप जो बिहार की स्थिति बना के रख दिए हैं, अरे गोल गोल तो जनता बिहार में आपको, अरे इतिहास आपको पता हो, आज तक आपकी सरकार बिहार में नहीं बनी है। कहाँ पे आप बात कर रहे हैं? नीतीश जी के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। कभी ना बनेगी भी नहीं, कभी नहीं बनेगी। वोट चोरी करके केंद्र में बना लिए, अब बिहार में आपका ना कोई चेहरा, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। आपका जाल चरित्र चेहरा बिहार की जनता और देश की जनता देख लिया है। आप अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, हो गया। प्रियदर्शी जी बहुत जल्दी से शार्प कमेंट आपका, शार्प कमेंट भाई। केंद्र में वोट चोरी से उनकी सरकार बन गई है, बीजेपी बिहार में सरकार बना नहीं पा रही है। ये गजब बातें लोग कह रहे हैं, अलग अलग उनके तर्क होंगे और उनका अपना अधिकार है। बहुत शार्प कमेंट आपका प्रियदर्शी भाई। हो गया। संगीता शांत हो जाइए भाई। हाँ प्रियदर्शी, बहुत शार्प कमेंट आपका। अगर ये इन लोगों की अपनी अपनी नीति है तो ये नीति कितनी ज्यादा मजबूत होती दिख रही है? मुबारक किसको देने पहले से एडवांस में? नहीं, देखिए मुबारक देने की बात बाद में होगी। पहले तो ये लोग मुबारक लेने के काबिल बन जाए। जिस तरीके से मतैक के है ना, महागठबंधन के भीतर एक मुद्दे पर है ही नहीं, एक एजेंडे पर है ही नहीं। माने फर्ज करिए सरकार बनने की स्थिति बन गई, इन लोगों को मिल भी गया तो कौन होगा चेहरा? पहले तय तो कर ले कि प्रसाद कौन बांटेगा। सरपंच तो माने नहीं तेजस्वी यादव को, तो क्या गारंटी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा मान ही लेंगे? मुकेश सहनी रो पीट रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो मंदिर बनेगा तो उसके पास तमाशा होगा बतासा के लिए भी। ये चीजें हैं बाहर जो दिख रही। श्याम जी बहुत शार्प कमेंट आपका। देखिए शार्प कमेंट में यही है कि अगर इधर से कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार मतलब पूरे महागठबंधन की ओर से घोषित नहीं है, महागठबंधन इन द सेंस की कांग्रेस की ओर से, बाकी तो है ही, तो उधर भी एनडीए में भी तो घोषित नहीं है। अभी तो अमित शाह जी आए थे पटना और उन्होंने कहा ना भाई कि चुनाव के बाद तय होगा, तो घोषित तो नहीं है। चुनाव तक प्रक्रिया बताई थी, बोला तो था कि
आदरणीय अरे नीतीश वही कुमार जी प्रक्रिया के हम बताते नेतृत्व हैं में तो हम आपको चुनाव दर्द हो लड़ेंगे। जाता है, और वो बता रहे हैं तो प्रक्रिया नहीं, लग रही है। अंसारी साहब, आपके यहाँ सवाल सरपंच का है कि सरपंच की सिरमौरी नहीं मानी जाती। यहाँ हमने- भारतीय जनता पार्टी नहीं। सरपंचगिरी कर रही है एनडीए के भीतर, तो कमोबेश हमने- हर दल भारतीय जनता पार्टी का दबाव इंडिया मानते गठबंधन हैं, में- लेकिन इंडिया ब्लॉक का आप महागठबंधन जो कहिए उसके भीतर कौन सरपंच है? राहुल गांधी की बात मानने के लिए सभी पार्टी तैयार है क्या? तेजस्वी यादव की बात मानने के लिए सभी पार्टी तैयार है क्या? सरपंच कौन है? कौन सी पार्टी है? हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसके कोऑर्डिनेशन कमेटी सरपंच है, वही कमेटी सरपंच है और उसी के जरिए फैसला होगा। खैर, बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी भाई, मेरे पास समय की पाबंदी है। श्याम जी बहुत शुक्रिया आपका भी, नदीम भाई आपका भी, शाही साहब आपका भी और संगीता आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से महागठबंधन के अंदर जो पटाखे हैं उसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गूंज हमारे यहाँ एक तरफा नहीं है, गूंज उधर भी है। हमारे यहाँ कुछ फ्रेंडली फाइट है और उधर पे नॉमिनेशन रद्द हो रहा है या फिर फ्रेंडली फाइट है ही नहीं, तो उसका फायदा हमको मिल जाएगा। अब जो भी होगा, फैसला जब आएगा तभी पता चलेगा कि फ्रेंडली फाइट असल में किसके यहां ज्यादा बढ़िया थी। नमस्कार। महागठबंधन का जिस तरह से टिकट के बंटवारे में और उम्मीदवार के चयन में सिर फुटौल हुआ है, आपसी मतभेद सामने आया है, इससे पता चलता है कि इनका संस्कार क्या है। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना है? आने वाले समय में अगर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम अलग हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। लोग जो हमारे विरोधी हैं, ये दरअसल